वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी क्लास और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में कॉस्मोस को, यानी हमारे ब्रह्मांड का हम अध्ययन कर रहे हैं। और ब्रह्मांड में जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था वो था ग्रहों का निर्माण। इससे पहले ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया क्या है, कौन सा ब्रह्मांड के बनने का सर्वमान्य सिद्धांत है, उसको हमने समझा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रहों को लेकर के, ग्रह कैसे बने। तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में देखा था और उसमें मैंने बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति के लिए सबसे जो पहला सिद्धांत, जो तर्कपूर्ण सिद्धांत पेश किया, ये किया फ्रांस के वैज्ञानिक कामते दा बफन ने। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने देखा कि ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के दो सिद्धांत हैं। पहला है मोनोस्टिक और दूसरा है ड्यूलिस्टिक, यानी द्वैतवादी और अद्वैतवादी, ये दो इसके सिद्धांत हैं। ठीक है, देखो इन सिद्धांतों में ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो पीसीएस वगैरह के पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली हम उसी को फोकस करेंगे। ठीक है, देखो जरा, अद्वैतवादी संकल्पना के आधार पर, यानी जो मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है, अच्छा, मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट में जो सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो है पहला कांट का। ठीक है, कांट का क्या है? कांट का है वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, अगर आप लोग देखो कमेंट करोगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है, वरना आपको बस इतना ही नाम याद रखना है। और दूसरा है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। ठीक, बस इतना ही याद रखो, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, बस, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। द्वैतवादी अगर संकल्पना की इसमें बात की जाएगी तो इसमें चैम्बरलिन तथा मिल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, ठीक है, हाँ, और एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण है। साथियों, केवल नाम ही याद रखना है बस, और कुछ भी याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे देखो जरा, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिल, एक अनियमित आकार इत्यादि, यानी इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। अलग अलग समय पे देखे जाने पर इसका साइज जो है अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कभी अंडाकार दिखता है, ठीक है, कभी सर्पिलाकार दिखता है, तो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। 1 लाख मिलियन, 1 मिलियन में ही 10 लाख होते हैं, ध्यान रखना। ठीक, 1 लाख मिलियन तारे हैं जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम संघटक निहारिकाओं द्वारा होता है। देखिए, कभी आपसे पूछे कि आकाशगंगा काम क्या करती है, गैलेक्सी काम क्या करती है, तो जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, इसका जो काम है ये है तारों का निर्माण। ध्यान रखना, तारे कहाँ बनते हैं? गैलेक्सी में बनते हैं। ठीक है, तारे बनते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है बेसिकली, या आकाशगंगा क्या है? तारे बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दिशा को प्राप्त होता है। ठीक है, ये सवाल सीधे पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट आपको वन लाइनर फॉर्म में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब सुपरनोवा हो जाएगा तो तारे की मृत्यु हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। यानी अगर सुपरनोवा हो गया तो फिर मान के चलिए अब तारे का अंतिम समय निकट है, वो मर जाएगा कुछ दिन में, यानी उसका जो ईंधन है समाप्त हो चुका है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। यानी हमारी आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारे हैं, उनमें से एक है हमारा सूर्य। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। यानी जो गैलेक्सी है, देखिए पृथ्वी में हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, जो रुक गया वो समाप्त हो जाता है। तो सब चीज़ें चल रही हैं। जैसे देखिए हमें पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम रही है और चक्कर लगा रही है किसका? सूर्य का। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूम रहा है और चक्कर लगा रहा है किसका? पृथ्वी का। हम जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है, और सूर्य जो है साथियों, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसका? अपने आकाशगंगा के केंद्र का। और आकाशगंगा भी स्थिर नहीं है, आकाशगंगा भी घूम रही है। तो सब चीजें यहाँ पर ब्रह्मांड में सारी चीजें चलायमान है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ घूम रहा है। तो वही कह रहा है कि जो भी गैलेक्सी में तारा है, जैसे हमारा सूर्य वो भी एक तारा है, वो हमारी गैलेक्सी का ही केंद्र का चक्कर लगा रहा है। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।
क्वासर बेसिकली तारों से ही जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आगे देखो, ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का समूह है। ये सब पेपर में वन लाइनर फॉर्म में पूछे जा चुके हैं कि ओरियन नेबुला क्या है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है कि सबसे निकटतम तारा, वैसे तो सूर्य ही है, लेकिन सूर्य के बाद अगर आप देखोगे तो सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा है हमारे पास, जो सबसे निकट तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर चमकीले की बात करेगा तो डॉग स्टार है, ध्यान रखना, डॉग स्टार, ठीक। सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल का डॉग स्टार, और हमारे सौरमंडल के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य के बाद तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। आगे देखें, अंतरिक्ष यान में जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसको आसमान नीला नहीं दिखाई देता, ध्यान रखना। उसे जो आसमान दिखता है, जो हमें नीला आसमान दिखता है, वो धरती से दिखता है। लेकिन अगर आप प्लेन में बैठोगे, अगर आप कभी प्लेन में बैठोगे तो आपने अनुभव किया होगा, अगर आप हवाई जहाज में बैठोगे, अब नॉर्मल आदमी हवाई जहाज में बैठ सकता है, स्पेस क्राफ्ट में तो नहीं बैठ पाएगा, तो उससे भी आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि जब भी आप हवाई जहाज में बैठेंगे या स्पेस क्राफ्ट में बैठेंगे तो आपको आकाश काला दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, वहाँ पर वायुमंडल बहुत पतला होता है, इस वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और इस वजह से आकाश आपको जो है काले रंग का दिखता है। इवेंट होराइजन क्या है? यह एक ऐसी बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर क्षेत्र को परिभाषित करती है, ठीक है। यानी ब्लैक होल की सीमा को परिभाषित कर रही है ये। इसी सीमा के अंदर भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। यानी इवेंट होराइजन क्या है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक एरिया है जिसमें ब्लैक होल काम करता है। आप इससे बाहर है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर गए तो फिर ब्लैक होल की एनर्जी आपको अपने अंदर खींच लेगी। सिंगुलैरिटी, यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहां पर खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है भाई? इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूप में सम्मिलित करके ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के साथ कंपायमान स्ट्रिंग के पद में की जाती है, ठीक है। ये बस नाम याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 वैद्युत, चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है, ठीक है, तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। अब जरा ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बेसिकली बात कर लेते हैं, बाकी सौरमंडल की चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए ग्रहों के बारे में देख लो जरा, ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वो देख लो, यानी अवरोही क्रम में देखेंगे आकार के अनुसार, वो भी साइज में। तो साइज में सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। द्रव्यमान के अनुसार यदि हम देखेंगे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध, ठीक है। मतलब इन्हीं दोनों का जो है यदि द्रव्यमान के अनुसार आप देखोगे तो चेंज हुआ है, बाकी सबका ऊपर की तरह सेम है। घनत्व के अनुसार यदि हम क्रम देखेंगे, घनत्व के अनुसार उसको देख लो, तो सबसे बड़ा अगर घनत्व के अनुसार देखोगे तो पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, अरुण और शनि है। यानी अवरोही क्रम यानी जो है घटता हुआ क्रम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा घनत्व है हमारी पृथ्वी का और सबसे कम है शनि का। टेरेस्ट्रियल ग्रहों की अगर बात की जाए तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, ठीक है। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब आंतरिक ग्रह। जेवियन जो ग्रह हैं साथियों उनको देख लो, ये है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चलो दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है सब साथियों, सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। और परिक्रमण काल अवधि के आधार पर यदि आप देखोगे तो साथियों परिक्रमण काल अवधि के आधार पर जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। यानी कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले बुध करेगा और सबसे अंत में वरुण करेगा। तो ये हुआ साथियों आज का लेक्चर। अगली क्लास में हम स्पेशली चर्चा करेंगे किसकी? सौर मंडल की, हमारे सोलर सिस्टम की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।